हेलो एवरीवन, मैं सोनू कुमार। कंपटीशन वाला क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग का ये लूसेंट टारगेट सीरीज़ का ये 11वां वीडियो रहेगा। इससे पहले हम लोग का मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, फिजिक्स भी 2-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो आज हम लोग का ये ज्योग्राफी स्टार्ट हुआ है और ये भारत का भूगोल, और ये हम लोग का ये सामान्य परिचय से स्टार्ट होगा। ठीक है, और उम्मीद है क्या कि भूगोल भी 10 से 12 दिन में कम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, और हम लोग का जो टारगेट है क्या कि 100 दिन में पूरा लूसेंट को कंप्लीट करना है। तो अगर आप लोग होमवर्क सीरीज में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लोग होमवर्क सीरीज में ऐड हो सकते हैं। बाकी अब हम लोग अपने प्रश्न की ओर आते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, भारत के भूगोल से कुल 30 प्रश्न होगा और 30 प्रश्न हिस्ट्री से होगा, फिजिक्स से होगा। ठीक है, और हम लोग का फिजिक्स का जो टॉपिक है वो स्थिर वैद्युत है। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग अपने प्रश्न पर आते हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो ये आप लोगों को सभी को पता होगा, और होमवर्क सीरीज में जो आप लोग को टॉपिक दिया गया तो आप लोग उसे अच्छे से पढ़ लिए होंगे। तो भारत का जो क्षेत्रफल है कुल वह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, भारत का अक्षांश विस्तार क्या है? अक्षांश विस्तार क्या है? तो यह जो प्रश्न है इसमें गलती होने की संभावना अधिक है। ठीक है, तो ये दोनों तो बिल्कुल नहीं है, या तो ये होगा या तो ये होगा। तो देखिए, भारत का अक्षांश विस्तार बोल रहा है। ठीक है, अगर पूरा भारत है और इधर ये अंडमान निकोबार है, तो अगर बोल रहा संपूर्ण भारत का अक्षांश विस्तार, संपूर्ण भारत, तो हम लोग 6 डिग्री 4 मिनट से लेते हैं। ठीक है, लेकिन क्या बोल रहा है, भारत का अक्षांश विस्तार, यानी कि हम लोग सिर्फ मुख्य भूमि का ही बात करेंगे। तो ये क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन नंबर बी माना गया था। ठीक है, इसलिए मैंने इसे इस क्वेश्चन में डाला गया कि ये लगभग में हम लोग का जो भी क्वेश्चन रहेगा वो प्रीवियस ईयर का ही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो आप लोग को ये पता होगा कि स्थलीय सीमा क्या है। जैसे कि ये हमारा भारत हो गया, ठीक, और स्थलीय सीमा और ये दक्षिण भारत जो, ये सभी जल से टच हो रही है। जो कि जल से टच नहीं हो रही है, यानी कि ये ऊपर वाला जो भाग है, ये हम लोग क्या हो गया, स्थलीय सीमा। और ये कितना है टोटल, 15,200 किलोमीटर। ठीक है, 15,200 किलोमीटर जो ये स्थलीय सीमा की लंबाई है। अगर हम जल से अगर बात करें मुख्य भूमि का, तो ये कुल 6100 किलोमीटर है। ठीक है, और अंडमान निकोबार लक्षद्वीप वगैरह सबको अगर ऐड करके चलें तो वह टोटल इधर ये अंडमान निकोबार जो सट रही है वह कितना है, तो यह 1416.6 किलोमीटर है। अगर बोलेगा संपूर्ण भारत का भूमि जो जल से सट रही है, तो इस दोनों को ऐड कर देंगे तो वह 7516.6 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि इस जगह ये क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूजन में रहता है। ठीक है, तो देखिए इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपको बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की समुद्री सीमा की कुल लंबाई कितनी है? अभी हम लोगों ने यह जस्ट डिस्कस किया था, कुल लंबाई तो 7516.6 किलोमीटर। अगर बात करेंगे क्या कि मुख्य भूमि की लंबाई तो 6100 किलोमीटर, और मुख्य भूमि छोड़ करके सिर्फ अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप वगैरह को अगर मिला करके तो 1416.6 किलोमीटर। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का मानक समय रेखा किस देशांतर रेखा को से निर्धारित होती है? मानक समय रेखा जो है किस देशांतर से निर्धारित होती है मानक समय रेखा? तो बताइए, 78 डिग्री पूर्वी देशांतर, 80, 82, 84। तो अप्रॉक्स में मान के चलना है। तो 5 का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मानक समय रेखा क्या है, 82 डिग्री। ठीक है, 82 डिग्री ये मानक समय रेखा है, और ये भारत के कुल 5 राज्य से होकर गुजरती है। कौन कौन सा है, यूपी, एमपी, एपी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये 5 राज्य से होकर गुजरती है। और ये 82 डिग्री ही क्यों हुआ? ठीक है, तो हम लोगों ने इसी चैनल के प्लेलिस्ट में ज्योग्राफी का वीडियो होगा, तो आप लोग वहाँ से, जिसका ज्योग्राफी पूरा थोड़ा भी कमांड नहीं है, वो लगभग 10 वीडियो होगा, बेसिक आपका वहाँ से क्लियर हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारत के किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु। तो गुजरात की तटरेखा जो है वह सबसे लंबी है। ठीक है, गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। अगर उसके बाद अगर बात करें तो वह आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ये सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग 7 नंबर। भारत और चीन की सीमा को किस नाम से जानते हैं? भारत और चीन की सीमा को किस नाम से जानते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो मैकमोहन रेखा है। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान, ठीक है, भारत और पाकिस्तान डूरंट, ये इंडिया और अफ़गानिस्तान, ठीक, या भारत या पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। चलिए ऑप्शन नंबर बी ये आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न। भारत और पाकिस्तान की सीमा को क्या कहते हैं? अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया, भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। और ये भारत और बांग्लादेश के बीच भी, क्योंकि उस समय ये पूर्वी पाकिस्तान था और ये पश्चिमी पाकिस्तान था। तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 9वां। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, अंडमान द्वीप, लक्षद्वीप। तो क्या हो जाएगा? तो देखिए सबसे दक्षिणतम बिंदु हम लोग अगर हल्का मैप अगर बना के देखते हैं तो, और ये हमारा अंडमान निकोबार हो गया, ठीक है। तो अगर भारत का अगर बोलता है भारत का मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो केप कॉमोडिन या कन्याकुमारी हो जाएगा, ठीक है। और अगर बोलेगा सबसे दक्षिणतम बिंदु यानी कि संपूर्ण भूमि का, तो ये इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। तो इसके हिसाब से 9 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? ये भी हम लोगों ने क्लास में इसे पूरा ट्रिक से भी याद किया था कि जो अच्छे से पढ़े होंगे हमको नहीं लगता है वो कभी भूल पाएंगे, ठीक है। तो इसका इंदिरा कॉल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 11। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर बहती है, गुजरती है? तो इसका क्या हो जाएगा? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये राज्य टोटल कितने राज्य से? 8 राज्य से होकर गुजरती है, ठीक है। चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। 5, 6, 7, 8। तो इसके हिसाब से आप लोग तो पता होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न। भारत का कौन सा राज्य 3 देशों की सीमा साझा करता है? अब यहाँ से टोटल मैपिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। भारत का कौन सा राज्य 3 देशों से सीमा साझा करता है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड। तो सिक्किम देखते हैं। तो यहाँ से आया ये नेपाल होते हुए सिक्किम, इधर भूटान। तो पहला क्या हो गया ये आपका नेपाल, इधर चीन, इधर भूटान, ठीक है, सिक्किम। और अगर अरुणाचल का बात करते हैं तो अरुणाचल यहाँ से आया, तो ये उठा क्या हो गया? अरुणाचल, ठीक है। तो अरुणाचल जो है ये आपका क्या हो जाएगा? 12 का। अब इधर अरुणाचल यहाँ से उठा चीन, इधर म्यांमार। तो ये लगभग ये भी 2 से 3 राज्य में 2 से 3 राज्य के साथ ही सीमा साझा करती है, ये तो नहीं होगा। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए हो सकता है। ऐसे बी भी हो सकता है, ठीक है, बी भी हो सकता है, लेकिन ए ज़्यादा परफेक्ट रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट 3 देश की सीमा जो है एकदम साफ साफ दिख रहा है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम, त्रिपुरा, गोवा, मणिपुर। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? 13 का। तो 13 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है। सबसे छोटा राज्य यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से, अगर पूछा कि जनसंख्या के हिसाब से, तो वो सिक्किम हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न। कौन सा भारतीय राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमा से जुड़ा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सोल्यूशन में बहुत अच्छे से दिया गया है। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है यह सबसे अधिक राज्यों के साथ ये सीमा से जुड़ा है और यह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से भी जुड़ा है, ठीक है, ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से भी जुड़ा है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। तो अगर हम लोग मैप में आते हैं, ये जो है, ठीक है, ये तीनों ओर से त्रिपुरा जो ये तीनों ओर से घिरा हुआ है। और त्रिपुरा की राजधानी, अगर पूरा भारत के सभी राज्य का अगर बात करें तो त्रिपुरा की राजधानी ही किसी देश से सबसे अधिक निकट है, और बाकी जो राज्य की राजधानी है वो किसी देश से उतना निकट नहीं है, लेकिन त्रिपुरा की राजधानी बांग्लादेश के सबसे निकट है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। भारत में राम सेतु कहाँ स्थित है? और राम सेतु कभी कभी इसके बदले में आप लोग को
ये देखने के लिए भी मिले, यह देखने के लिए भी आप लोग को मिल सकता है आडम्स ब्रिज। तो लक्षद्वीप, अंडमान, तमिलनाडु, गोवा। राम सेतु स्थित है कहाँ? तो 16 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न, जोजिला दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? जोजिला दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? अब हम लोग दर्रा पर आते हैं, और ये जोजिला दर्रा है कहाँ? तो ये लद्दाख में है। ठीक है, यह लद्दाख में है, और ये किन दो स्थानों को जोड़ती है? श्रीनगर और कारगिल को। ठीक है, श्रीनगर और कारगिल को। नेक्स्ट प्रश्न 18, लिपुलेख दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? लिपुलेख दर्रा, तो माना, नीति, लिपू, ये 3 दर्रा है जो कि कहाँ है आपका? माना, नीति, लिपू, तो ये आपका उत्तराखंड में। ठीक है, ये माना, नीति, लिपू ये उत्तराखंड में है, और यह किस देश को जोड़ता है? नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार। ये तो भूटान म्यांमार तो होगा नहीं, चीन या नेपाल हो सकता है। तो आप लोग गैस करें तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चीन। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? तो ये भी आप लोग को पता होगा, गंगा तो हो नहीं सकती है, ब्रह्मपुत्र तो तिब्बत से निकल करके यांग्याब दर्रे होते हुए किस राज्य में प्रवेश करती है? तो वो अरुणाचल में प्रवेश करती है, और वो सांगपो के नाम से प्रवेश करती है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र तो होगा नहीं, सतलुज भी नहीं होगा, तो ये हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 19 का। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो देखिए, हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः 3 से 4 दर्रे हैं। कौन कौन सा? बारालाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा। और नाथुला दर्रा जो है यह सिक्किम का दर्रा है, नाथुला और जेलेपला। ठीक है, नाथुला और जेलेपला दर्रा ये सिक्किम में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपको बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की स्थल सीमा से लगे कितने देश हैं? भारत की स्थल सीमा से लगे कितने देश हैं? 5, 6, 7, 8। तो 21 का बताइए क्या हो जाएगा? तो 7 देश है। ठीक है, कुल 7 देश है, स्थल सीमा से लगे कुल 7 देश है। कौन कौन सा है? बांग्लादेश, जिसकी सबसे अधिक सीमा कितना है? 4096। इसके बाद अगर आते हैं चीन की सीमा कितनी है? 3488। उसके बाद पाकिस्तान का कितना है? 3323। नेपाल 1751। ठीक है, उसके बाद आते हैं म्यांमार 1643, और इसके बाद भूटान 699, और सबसे कम तो अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, भारत के पश्चिम में कौन सा देश स्थित है? भारत के पश्चिम में कौन सा देश स्थित है? तो भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। तो भारत के पश्चिम में जो है वह, अगर हम पूरा भारत का अगर बात करें तो दक्षिण पूर्व में कौन सा है? तो यह श्रीलंका है, इधर म्यांमार है, और इधर चीन तिब्बत है, इधर तो कोई है ही नहीं, और इधर पाकिस्तान है। ठीक है, इधर पाकिस्तान है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, किस भारतीय राज्य की सीमा सबसे अधिक देशों से लगती है? किस भारतीय राज्य की सीमा सबसे अधिक देशों से लगती है? तो ये तो हम लोग का रिपीट क्वेश्चन हो गया, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? गुजरात, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। तो पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा अगर बात करते हैं तो वो राजस्थान साझा करता है। ठीक है, राजस्थान साझा करता है। 24 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का कौन सा द्वीप श्रीलंका के सबसे निकट स्थित है? भारत का कौन सा द्वीप श्रीलंका के सबसे निकट स्थित है? मिनिकॉय, कार निकोबार, ग्रेट अंडमान और रामेश्वरम। तो बताइए कौन सा द्वीप श्रीलंका के सबसे निकट स्थित है? 25 का ऑप्शन नंबर डी, रामेश्वरम। ठीक है, रामेश्वरम। नेक्स्ट प्रश्न, काराकोरम दर्रा किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? काराकोरम, तो ये हम लोगों ने ऊपर में हल्का डिस्कस किया था, तो ये कहाँ है? 26 का क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख में स्थित है। ठीक है, और यहीं पर सियाचिन ग्लेशियर में सबसे ऊंचे स्थान पर युद्ध लड़े जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। तो सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो अगर हम मैप देखते हैं तो ये कौन सा राज्य हो गया? अरुणाचल। ठीक है, इसके बाद ही नागालैंड है, मणिपुर है, ठीक है, और मिजोरम है, त्रिपुरा। ठीक है, सबसे अगर पूर्वी का बात करें तो अरुणाचल। अगर पूछिए भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है तो वह कहाँ निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का सबसे पश्चिम बिंदु कौन सा है? कच्छ, जैसलमेर, सरक्रीक, पोरबंदर।
तो बताइए कच्छ, जैसलमेर, सरक्रिक और पोरबंदर। तो 28 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। सरक्रिक जो है वह सबसे पश्चिम बिंदु है, और अगर पूर्वी पूछे तो बलांगू या किबिथु। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा भारतीय राज्य थाईलैंड के सबसे निकट स्थित है? तो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये आप लोग कॉमन सेंस का बात है, तो इसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है यह थाईलैंड के सबसे निकट स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न 30 नंबर, राष्ट्रीय राजमार्ग 1A कहाँ से कहाँ तक जाता है? 30 नंबर का। तो ये श्रीनगर से लेह तक जाता है। ठीक है, श्रीनगर से लेह तक जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग का यहाँ से हिस्ट्री का प्रश्न शुरू होता है 31 से लेकर 60 तक। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? वोल्ट, कूलम, एम्पियर, ओम। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर। ठीक है, एम्पियर। नेक्स्ट प्रश्न, 1 एम्पियर विद्युत धारा का अर्थ क्या होता है? यानी कि 1 एम्पियर विद्युत धारा का अर्थ क्या है कि 1 एम्पियर में कितना धारा बह सकता है? तो ये क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया गया है, प्रति सेकंड 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, और अगर ऑप्शन नंबर सी भी अगर देख लें तो प्रति 1 सेकंड कुलम आवेश का प्रवाह। हाँ, ये भी सही है और उसका ये भी सही है, तो उसका बी सी दोनों होना चाहिए। हाँ, ऑप्शन नंबर डी ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। तो 33 नंबर, विद्युत धारा की दिशा किसके प्रवाह की दिशा के विपरीत मानी जाती है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यह इलेक्ट्रॉन के विपरीत माना जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के विपरीत माना जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर क्या है? ऋणावेश है और इसके विपरीत माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 34 नंबर, ओम का नियम क्या दर्शाता है? ये इस बार बीपीएससी का प्रश्न है। तो V = IR। ठीक है, V = IR। तो यह ऑप्शन नंबर कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है? ओम, वोल्ट, एम्पियर, वाट। तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है? ओम। नेक्स्ट प्रश्न 36, किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? किस पर निर्भर नहीं करता है? चालक की लंबाई, चालक के अनुप्रस्थ काश क्षेत्रफल पर, चालक की गति पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। तो बताइए ABCD में कौन सा हो जाएगा 36 का? तो ये चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काश क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, चालक की गति पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, चांदी का विशेष प्रतिरोध कैसा होता है? प्रतिरोध, तो चांदी का प्रतिरोध जो है वह सबसे न्यूनतम होता है। ठीक है, 37 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, न्यूनतम। इसलिए चांदी जो है सबसे अच्छा चालक है। नेक्स्ट प्रश्न, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के किसके समानुपाती होता है? किसी चालक का जो प्रतिरोध है वह प्रतिलोम, प्रत्यक्ष, वर्गमूल या घनमूल किसके समानुपाती होता है? तो 38 का ऑप्शन नंबर बी, इसके प्रत्यक्ष के समानुपाती होता है। नेक्स्ट प्रश्न, किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? इस तरह का प्रश्न व्युत्क्रमानुपाती, समानुपाती, अनुक्रमानुपाती, इस तरह से क्वेश्चन बहुत उलझा सकता है। तो इसे अच्छे से पढ़ेंगे तभी एक सवाल सॉल्व होगा। तो 39 का क्या ऑप्शन नंबर बी, प्रतिलोम। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, ओमीय प्रतिरोध कौन सा होता है? ओमीय प्रतिरोध कौन सा होता है? जो ओम के नियम का पालन करता है, जो नहीं करता है, इसका प्रतिरोध शून्य, इसका प्रतिरोध अनंत। तो यह जो ओमीय प्रतिरोध का जो पालन करता है उसे ओमीय प्रतिरोध कहते हैं, जो पालन नहीं करता है उससे अनोमीय प्रतिरोध कहते हैं। और अगर बात करें कि जिसका प्रतिरोध शून्य होता है उससे क्या कहते हैं? आदर्श एमीटर कहते हैं, आदर्श एमीटर कहते हैं। ठीक है। और जिसका प्रतिरोध अनंत होता है उसे आदर्श वोल्टमीटर कहते हैं। ठीक है, आदर्श वोल्टमीटर कहते हैं। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? तांबा, चांदी, सिलिकॉन, लोहा। अर्धचालक कौन सा है? 41 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन जो है ये अर्धचालक है। नेक्स्ट प्रश्न, किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? 42 का ऑप्शन देखते हैं हम लोग, चालकता, विशेष प्रतिरोध, विशेष चालकता, विभवांतर। तो 42 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, चालकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, चालकता। नेक्स्ट प्रश्न, ओम मीटर किसका मापन करता है? ओम मीटर किसका मापन करता है? विद्युत धारा, विद्युत प्रतिरोध, विद्युत शक्ति, विभवांतर। 43 का क्या है? ऑप्शन नंबर बी, विद्युत प्रतिरोध जो है वो ओम मीटर का मापन करता है। नेक्स्ट प्रश्न, श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध कैसा होता है? तो प्रतिरोध अगर इसका बात करें तो ये श्रेणी क्रम वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उच्च चाहिए तो श्रेणी क्रम में, अगर कम चाहिए तो वो समानांतर क्रम में। तो इस हिसाब से 44 का क्या हो जाएगा?
ए सबसे अधिक, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध कैसा होगा, सबसे अधिक होगा, ठीक है। समानांतर क्रम का सबसे कम होगा। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है, वाट। ऑप्शन नंबर बी ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 45 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं, वोल्ट मीटर, ए मीटर, गैल्वेनोमीटर, रियोस्टेट। तो 46 का बताइए क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी ए मीटर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, किसी विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाता है, किसी विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम, समानांतर क्रम, मिश्रित क्रम, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में कौन सा हो जाएगा। तो 47 का ऑप्शन नंबर बी समानांतर क्रम में। नेक्स्ट प्रश्न, यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा को दोगुना कर दिया जाए तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। आधा, दोगुना, चारगुना, अपरिवर्तित। तो 48 का ऑप्शन नंबर बी दोगुना हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 49, किसी चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, सीधी, वृत्ताकार, परवलयाकार, अनियमित। तो 49 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, वृत्ताकार। नेक्स्ट प्रश्न, विद्युत बल्ब के तंतु किस पदार्थ का बना होता है, कॉपर, नाइक्रोम, टंगस्टन, एल्यूमिनियम। तो वह टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। 50 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, फैराडे, एम्पियर, न्यूटन, हेनरी। 51 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फैराडे। नेक्स्ट प्रश्न, जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में गति कराई जाती है तो उसमें उत्पन्न होने वाली धारा को क्या कहते हैं। 52 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रेरित धारा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, यदि 1 वोल्ट मीटर को ए मीटर में बदलना हो तो इनमें से क्या बदलाव किया जाएगा। ये PYQ प्रश्न है। तो 53 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर उच्च प्रतिरोध को हटा दिया जाएगा, ठीक है, उच्च प्रतिरोध को हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, माइकल फैराडे द्वारा प्रतिपादित विद्युत अपघटन का प्रथम नियम क्या बताता है। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में बताइए कौन सा हो जाएगा। 54 का। तो आप लोग ऑप्शन सारा पढ़ ली होंगे और उम्मीद है क्या जवाब भी दे दिए होंगे। तो उसका क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। माइकल फैराडे द्वारा प्रतिपादित विद्युत अपघटन का प्रथम नियम क्या है कि मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान विद्युत आवेश के समानुपाती होता है। नेक्स्ट प्रश्न, विद्युत फ्यूज का मुख्य कार्य क्या है। ये आप लोग घरों में भी यूज करते होंगे, तो इसके हिसाब से भी आप लोग दिमाग लगा के बना सकते हैं। 55 का ऑप्शन नंबर बी अत्यधिक धारा प्रवाहित होने पर प्रतिरोध को सुरक्षित करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का कौन सा व्यवहारिक उपयोग है। विद्युत बल्ब, प्रेस, टोस्टर, सभी, उपरोक्त सभी। 56 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव का कौन सा उदाहरण है। ABCD में बताइए कौन सा हो जाएगा। 57 का ऑप्शन नंबर ए विद्युत प्लेटिंग। नेक्स्ट प्रश्न, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किस पर कार्य करता है। तो 58 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन पर। नेक्स्ट प्रश्न सेकंड लास्ट है, किसी विद्युत परिपथ में लघु पथ यानी कि शॉर्ट सर्किट कब होता है। आप लोगों के घरों में भी बहुत बार हुआ होगा, तो बताइए क्या हो जाएगा 59 का ऑप्शन, जब प्रतिरोध बहुत कम हो या शून्य हो, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का व्यवहारिक उपयोग किसमें होता है। ट्रांसफार्मर, डायनेमो, विद्युत मोटर, सभी। तो 60 का ऑप्शन नंबर डी ये सभी, ठीक है। अब हम लोग का नेक्स्ट टारगेट व्हाट्सएप ग्रुप में दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए धन्यवाद।